हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग एनडीए, जेई और बोर्ड के मैथ का फाउंडेशन कर रहे हैं एकदम बेसिक लेवल से, और एक नया चैप्टर भी स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है सेट यानी समुच्च। ठीक है, तो आज हम लोग पिछले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो उसमें हम आपको सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम आपको बता दिए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस चैनल पर मैथ्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों मीडियम में कराया जा रहा है, और उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा भी लग रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग उसी सेट यानी समुच्च के सेकंड पार्ट पर आ गए हैं, और आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट पर। किस पर बात करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट यानी समुच्च के प्रकार। समुच्च के प्रकार। समुच्च के प्रकार। एक बात सभी मित्रों से हम वापस एक बार बोल रहे हैं, जिन मित्रों को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट आता है किसी सवाल में, किसी थ्योरी में, वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसके लिए वापस छोटा सा डॉट वीडियो बना करके आपके लिए भेज देंगे, है ना। पहले एक बार आप कोशिश कर लीजिएगा, अगर समझ में आ गया तो ठीक, और अगर नहीं समझ में आ गया तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम वापस आपको डॉट क्लास करके एक वीडियो बना के आपके पास भेज देंगे। ओके। और एक और बात कि हम जो आपका क्वेश्चंस कराएंगे वो दो वैरायटी का क्वेश्चन कराएंगे। पिछले क्लास में कह दिए थे कि पहले पूरा का पूरा एनसीईआरटी एक एक सवाल हम करा देंगे, उसके बाद कुछ अपर लेवल के सवाल भी आपको कराएंगे, है ना, जिसमें एनडीए का क्वेश्चंस रहेगा, जेई का क्वेश्चंस रहेगा। मतलब कोई भी चैप्टर चलेगा तो हम हड़बड़ा के नहीं खत्म करेंगे, उसको पूरे डिटेल में बहुत ही बढ़िया से पढ़ के खत्म करेंगे। बस आपका काम है मित्र अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, बड़ा मजा आएगा। लेकिन इस चैनल पर आप जुड़े रहिए, है ना। चलिए आइए, तो सबसे पहला जो प्रकार है हमारा समुच्च का, उसका नाम है नल सेट। इसको हम लोग इंग्लिश में वॉइड सेट भी कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में एम्प्टी सेट भी कहते हैं, है ना। इंग्लिश में इतने सारे नाम हैं, लेकिन हिंदी में एक ही नाम काफी है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्च। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्च। रिक्त समुच्च बोलते हैं। ठीक है, चलिए एकदम डिटेल से अच्छे से बताएंगे क्या होता है। सबसे पहले तो हमें इसका डेफिनेशन जानना चाहिए, क्या होता है ना। ए सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट। ठीक है, ऐसा समुच्च जिसमें कोई अवयव नहीं हो। कोई अवयव नहीं हो। कोई अवयव नहीं हो। A set having
नो एनी एलिमेंट, ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई अवयव ही नहीं है, उसी को कहते हैं हम लोग नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए हमने एक सेट बनाया ए बराबर कर्ली ब्रैकेट यानी मंझला कोष्ठ डाल के छोड़ दिया। बताओ क्या इसके अंदर आपको कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं सर। इसका यह मतलब हुआ कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी अवयव नहीं है। इसका मतलब इसी प्रकार के सेट को नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट कहा जाता है, यानी रिक्त समुच्चय कहा जाता है। ये देख रहे हो, यही है एकदम कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मंझला कोष्ठ के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जी, इसी को कहा जाता है नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, यानी रिक्त समुच्चय। यही है आपका ये जो आपका रिक्त समुच्चय है, नल सेट है, इसका एक सिंबल बनाया गया है जिसे फाई कहा जाता है। फाई, ये इसका सिंबल है। इसका मतलब भी नल सेट, इसका मतलब भी नल सेट, इसका मतलब भी रिक्त समुच्चय, इसका मतलब भी रिक्त समुच्चय। ये सिंबल है, संकेत है, इसको फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाई। एकदम देखो, एकदम खाली, अंदर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसी को कहेंगे नल सेट यानी रिक्त समुच्चय। समझे? आइए और भी कुछ एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, और भी हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। हम पहले ही बोले हैं पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल पढ़ेंगे, और भी एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। दिखाएं? चलिए आइए अगला एग्जाम्पल। अभी जो एग्जाम्पल दिए हैं ये रोस्टर के जैसा लग रहा है आपको। रोस्टर क्या होता है पिछले वीडियो में हम आपको समझा दिए हैं, प्लीज वहां जाकर उसको देख लीजिएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल, b बराबर x सच दैट, इस प्रकार x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 कॉमा x बिलोंग्स टू रियल यानी वास्तविक। कहने का मतलब यह हुआ कि इस समीकरण को हल करके x का वास्तविक मान पता करो। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का रियल वैल्यू बताओ। तो सॉल्व करो कि रियल वैल्यू आता है कि नहीं आता है, करो सॉल्व। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4 आ जाएगा, फिर स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा, और आपको पता है रूट प्लस माइनस में आता है। ये अब तनी गौर से देखो बाबू, रूट के अंदर माइनस आ गया, और आपको पता है रूट के अंदर माइनस होना रियल नहीं होता है, नॉट रियल, नॉट रियल, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। आपको पता है ना, कभी भी रूट के अंदर माइनस में नहीं हो सकता, लेकिन यहां इस समीकरण को हल करने पर रूट के अंदर माइनस आ गया, मतलब कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा, कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बताओ क्या इसको हल करने पर x निकला कि नहीं निकला? क्या इसको हल करने पर x का मान रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या निकला कि नहीं निकला? सर नहीं निकला। इसका मतलब इस समुच्चय में भी कोई अवयव नहीं है, इस सेट में भी कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी इस सेट को भी क्या कहा जाएगा? फाई कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फाई। हां, अगर इसको हल करने पर कोई ना कोई रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या आ जाता, तब ये रिक्त समुच्चय यानी नल सेट नहीं होता। लेकिन इसको हल किए तो कोई भी वास्तविक मान, कोई भी रियल वैल्यू नहीं आया, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ये नल सेट यानी रिक्त समुच्चय है। ठीक है, आइए अगला एग्जाम्पल देख लो। अगला एग्जाम्पल देख लो, थोड़ा दिमाग पर जोर डालना। जैसे m बराबर, अगला एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, अच्छा यहां से 5। चलिएगा अच्छे से, जैसे मान लीजिए
हमने लिखा एक सेट यानी समुच्च M बराबर x सच दैट साइन x बराबर 4 x बिलोंग्स टू रियल, मतलब x का मान वास्तविक। अब सोच के बताइए, इस समीकरण को हल करने पर x का वास्तविक मान निकालना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x का रियल वैल्यू निकालना है। सॉल्व करके देखो। तब आप कहोगे सर रुको रुको, साइन का मान 4 नहीं होता है सर। आप कहोगे सर जब हम 10th में थे तो पढ़े थे कि साइन का वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही होता है सर। साइन का वैल्यू 1 से बड़ा भी कभी नहीं आएगा, साइन का वैल्यू -1 से छोटा भी कभी नहीं आएगा। इसका यह मतलब हुआ सर कि साइन का वैल्यू 4 तो संभव ही नहीं है, और अगर साइन का वैल्यू 4 नहीं संभव है तो इसको हल करके x निकल ही नहीं सकता, और अगर x नहीं निकल सकता इसका मतलब फिर से इसके अंदर कोई भी एलिमेंट यानी अवयव नहीं हुआ, एलिमेंट यानी अवयव नहीं हुआ, यानी इसको भी क्या कहा जाएगा, नल सेट यानी रिक्त समुच्चय। जी हां बाबू, आपने सही कहा, साइन का मान 4 कभी नहीं आ सकता है, साइन का मान -1 और +1 के बीच में ही होता है। समझे कि नहीं समझे? 10th में अगर नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। चलिए अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। ये सब जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो आपको रिक्त समुच्चय यानी नल सेट का एग्जाम्पल दे रहे हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने लिखा P बराबर लिख दिया x is a prime, x is a even prime greater than 3, मतलब x एक सम अभाज्य है और 3 से बड़ा है। तो थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालिए। तो कोई भी ऐसा इवेन प्राइम है जो 3 से बड़ा हो? कोई भी ऐसा इवेन प्राइम है, प्राइम नंबर भी हो, इवेन नंबर भी हो और 3 से बड़ा हो? कोई ऐसी संख्या है जो अभाज्य हो, सम संख्या हो, अभाज्य हो, सम संख्या हो और 3 से बड़ा हो? कहोगे सर प्राइम नंबर तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 यही सब होता है। तो जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी अभाज्य संख्या हैं, उसमें सम तो केवल 2 ही आता है। 2 के अलावा कोई इवेन तो हो ही नहीं सकता प्राइम में। और आप बोल रहे हो कि 3 से बड़ा, तो बाबू 3 से बड़ा कोई भी प्राइम इवेन नहीं हो सकता, 3 से बड़ा कोई भी अभाज्य सम नहीं हो सकता। यानी फिर से इसके अंदर एक भी अवयव नहीं आए, इसके अंदर फिर से एक भी अवयव नहीं आए, यानी फिर से इसको कहा जाएगा नल सेट यानी रिक्त समुच्चय। क्योंकि 3 से बड़ा कोई भी प्राइम इवेन नहीं होता, 3 से बड़ा कोई भी अभाज्य सम नहीं होता। क्या आप समझें? किसको कहते हैं नल सेट, किसको कहते हैं रिक्त समुच्चय? सिंपल बात है,
जिसमें एक भी अवयव नहीं आएगा वो हमारा नल सेट है, यानी रिक्त समुच्चय है। देखो मित्र, हम आराम आराम से पढ़ा रहे, एकदम रिलैक्स। हमको सिलेबस हड़बड़ा के नहीं खत्म करना है, हमको सिलेबस भी खत्म करना है और आपको सिखा के भी खत्म करना है, तो आप आराम आराम से सीखिए। तो ये था हमारा पहला प्रकार जो हुआ कंप्लीट। नोट कर लें क्या इसको, आप अच्छे से नोट कर लें। चलें, आइए नेक्स्ट चलते हैं सेकंड प्रकार पर। चलते हैं सेकंड प्रकार पर, जिसका नाम है सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट। एक अवयवी समुच्चय। एक अवयवी समुच्चय, सिंगलटन सेट, एक अवयवी समुच्चय। देखो नाम से ही क्लियर है, अगर आप समझ रहे हैं तो नाम से ही क्लियर है। A set having only one element। हिंदी में बोलेंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? A set having only one element, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव, सिर्फ एक अवयव होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, मान लो हमने एक सेट यानी समुच्चय बनाया, ये देख लो केवल एक अवयव है, इसको सिंगलटन यानी एक अवयवी समुच्चय बोलेंगे। हमने अगला सेट यानी समुच्चय बनाया, देख लो इसमें भी एक अवयव यानी एक एलिमेंट है, ये भी सिंगलटन है। देख लो ये, इसमें भी एक एलिमेंट यानी एक सेट है, सॉरी एक एलिमेंट यानी एक अवयव है, ये भी सिंगलटन है। ये देख लो, ये देख लो, ये भी। अब कुछ लोग सोच रहा होगा, सर फाई को तो आप रिक्त बोले थे, तो यहां आप कैसे बोल रहे हो कि एक एलिमेंट है, एक अवयव है? बाबू, हम फाई को रिक्त बोले हैं, लेकिन अगर इसी फाई को अगर आप कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा तो ये फाई अपने आप में एक एलिमेंट यानी एक अवयव का काम करने लगेगा। सर लगता है आप ये कहना चाहते हो, जो भी आप समझ रहे हैं अच्छा समझ रहे हैं। सर आप ये कहना चाहते हो क्या, सर आप ये कहना चाहते हो क्या कि फाई का मतलब और फाई को कर्ली ब्रैकेट में बंद करो उसका मतलब दोनों सेम नहीं होता है? बिल्कुल सही, इसका मतलब और इसका मतलब अलग अलग है। इसका मतलब है नल सेट, रिक्त समुच्चय, इसका मतलब है सिंगलटन सेट यानी एक अवयवी समुच्चय। ये चीज और ये चीज अलग अलग बातें हैं। इसका मतलब यह भी एक सिंगलटन सेट एक अवयवी समुच्चय की तरह काम कर रहा है। बोलो उस कोना में दिखाई दे रहा है क्या आपको? हाँ दिखाई दे रहा है। समझे कि नहीं समझे? कंफ्यूज मत करना है ना, अच्छे से सारा डॉट क्लियर रखना। ये है सिंगलटन एक अवयवी,
इसका मतलब और इसका मतलब अलग अलग होता है। और भी एग्जांपल दिखाए क्या आपको? देखिए, ये देखिए, ये देखिए, चलो, करली ब्रैकेट, ठीक है, और ऐसे ऐसे। बताओ इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव हैं? तो कुछ लोगों को 2 दिखाई दे रहा होगा। ना बाबू ना, 2 नहीं है, ना बाबू 2 नहीं है, एक ही है। हमेशा बाहर वाले करली ब्रैकेट के हिसाब से सोचो, बाहर वाले मंझला कोष्ठ के हिसाब से सोचो। तो बाहर वाले के हिसाब से ये पूरा एक माना जाएगा, ये पूरा एक माना जाएगा, यह पूरा एक माना जाएगा। इसका मतलब इसमें भी कितना अवयव है? सिर्फ एक। कितना एलिमेंट है? एक। इसका मतलब इसको भी बोलेंगे सिंगलटन। हमेशा बाहर वाले के हिसाब से सोचना, हमेशा बाहर वाले के हिसाब से। तब बाबू बाहर वाले करली ब्रैकेट के हिसाब से ये सिर्फ एक माना जाएगा टोटल। हाँ, अगर ऐसे रहता, अगर ऐसे रहता, अगर मान लो ऐसे रहता, यहां पर 4,5 रहता और यहां पर 6 रहता। अब ये 2 माना जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहां पर 2 हो गया, तो ये सिंगलटन यानी एक अवयवी नहीं है, लेकिन ये सिंगलटन यानी एक अवयवी है। ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना बाबू, अच्छे से ध्यान देना। तो जिस किसी भी सेट में, जिस किसी भी समुच्चय में आपको एक अवयव दिखाई दे, एक एलिमेंट दिखाई दे, उसे सिंगलटन सेट यानी एक अवयवी समुच्चय कहा जाता है। छोटी छोटी बात और बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, ये सब चीजें भूलिएगा मत, अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा मत। समझे कि नहीं समझे प्यारे? और भी एग्जाम्पल दे क्या? आइए एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। जैसे अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए m बराबर x is a even prime, x सम अभाज्य है, तो सोच के बताइए तो, सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, ऐसी कौन सी संख्या होती है? सर सिर्फ 2 होता है। 2 ही ऐसा नंबर है जो इवेन भी है और प्राइम भी है। तो बताते इसमें कितना एलिमेंट है, कितना अवयव है? सर 1। इसका मतलब इसको भी सिंगलटन सेट यानी एक अवयवी समुच्चय कहा जाएगा। बाबू प्राइम नंबर चाहिए और इवेन वाला, अभाज्य संख्या चाहिए और सम संख्या वाला, सिर्फ एगो होता है, 2। सिर्फ एक नंबर होता है 2। इसका मतलब इस सेट में भी कितने एलिमेंट हैं? 1। तो इसको भी कहा जाएगा एक अवयवी यानी सिंगलटन सेट कहा जाएगा। सीधी बात ये याद रखो ना मित्र, किसी भी समीकरण को, किसी भी चीजों को हल करने पर अगर आपको वहां पर एक नंबर दिखाई दे, एक एलिमेंट दिखाई दे, एक अवयव दिखाई दे, उसी को कहते हैं सिंगलटन सेट, एक अवयवी समुच्चय। समझा? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि 5 करली ब्रैकेट में रहेगा उसका मतलब कुछ और है, 5 करली ब्रैकेट में नहीं रहेगा उसका मतलब कुछ और है, 5 करली ब्रैकेट में रहेगा उसका मतलब कुछ और है। इस बात का ध्यान रखना, अच्छे से देख लो प्यारे, आराम आराम से सीखो। हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, आपको भी हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। चले आइए, है ना? ओके, नेक्स्ट नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से कर लीजिए नोट। हाँ, थर्ड आता है बाबू, थर्ड लिखो, थर्ड। तीसरा जिसका नाम है इक्वल सेट, समान समुच्चय।
समान समुच्च। देखो किसको बोलेंगे, टू और मोर sets having same elements, दो या दो से अधिक समुच्च जिसमें अवयव समान हो, जिसमें अवयव समान हो जी। मतलब इक्वल सेट यानी समान समुच्च उसे कहा जाएगा जब दो या दो से अधिक सेट में एलिमेंट सेम हो, अवयव समान हो। जैसे कि मित्र सुनो, मान लो एक सेट है ए जिसमें लिखा हुआ है 1 4 5, एक दूसरा सेट है बी, इसमें लिखा है 5 1 4। अब बताओ, क्या जो एलिमेंट इसमें है वही इसमें भी है क्या? जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें भी है क्या? हाँ सर, इसका यह मतलब हुआ कि ए और बी बराबर है यानी समान है। अगला एग्जांपल देख लें। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ए बराबर 2 3 और बी बराबर हमने लिखा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब आपको पहचानना है कि ये और ये बराबर है या नहीं। तो कहोगे सर इसमें तो एलिमेंट दिख रहा है कि 2 और 3 है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो एक काम करो, इसको सॉल्व करके निकालो, इसको सॉल्व करके निकालो। कर दो इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करोगे तो फैक्टराइज यानी गुणनखंड कर दो। गुणनखंड करोगे तो ये x माइनस 2 और ये x माइनस 3 अब बराबर 0 हो जाएगा। एक बार x माइनस 2 खुद 0 होगा और एक बार x माइनस 3 खुद 0 होगा। तो बताओ यहां से x का वैल्यू 2 आ जाएगा और यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी इसको भी सॉल्व किए तो इसको भी जब सॉल्व किए तो एक एलिमेंट 2 मिला और दूसरा एलिमेंट 3 मिला। अब बता, जो ए में लिखा है वही बी में है क्या? यस सर। इसका मतलब यहां भी ए और बी इक्वल सेट है यानी समान समुच्च है। सुन रहा है? जो ए में हो अगर वही बी में है उसी को इक्वल सेट यानी समान समुच्च कहा जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए मित्र। कहोगे सर कैसे बोलोगे? सर आप रिकॉर्डेड वीडियो देते हो, हम लोग ऑफलाइन देख रहे, सॉरी रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, लाइव तो देख नहीं रहे जो आपके बातों का जवाब देंगे। खैर कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? जरूरी वो चीज है। अच्छा एक बार लगता है कैमरा हिला क्या? नो सर। आइए चलिए समझ गए इक्वल का मतलब क्या हुआ। 2 सेट होना चाहिए या 2 से अधिक भी हो सकता है जिसमें सेम एलिमेंट दिखाई दे,
समान अवयव रहे उसको हम लोग इक्वल सेट यानी समान समुच्च कहते हैं, समान समुच्च कहते हैं। समझ गए? ओके, नोट कर लिए इसको, कर लीजिए। आइए चलिए नेक्स्ट है चौथा इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तुल्य समुच्च। आइए, इक्विवेलेंट सेट यानी तुल्य समुच्च किसको कहते हैं? चलिए, टू और more sets having equal number of elements। दो या दो से अधिक समुच्च जिसमें अवयवों की संख्या समान हो। गौर से करना, पिछली वाला जो था उस पर और इस पर ध्यान देना। एक बार डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ो। हमने कहा कि अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। पहला ये एग्जाम्पल की बात कर लें अच्छे से। आइए, एक सेट है ए जिसमें 2, 4, 6, 8 लिखा हुआ है। एक दूसरा सेट है बी बराबर L, M, N और P लिखा हुआ है। बोलो, इसमें कितने एलिमेंट यानी अवयव हैं? 4। तो पता है इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ये जो n लिख के स्मॉल n लिख के ब्रैकेट में a लिख दो। इसको कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। चलिए बताइए, तो ये जो स्मॉल n लिख के ब्रैकेट में a लिख दिया ना, इसका मतलब हुआ a में एलिमेंट कितना है, a में अवयवों की संख्या कितना है? कितना है बोलो? 4 है। और यहां बोलो b में एलिमेंट कितना है, अवयवों की संख्या कितना है? सर 4 है। तब बाबू बताओ, इसमें जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट इसमें भी है। इसका मतलब इसको और इसको इक्विवेलेंट यानी तुल्य समुच्च कहा जाएगा। और इक्विवेलेंट का ये सिंबल होता है, ये ट्रिपल साइन से दिखा दोगे ना, इसका मतलब ए और बी इक्विवेलेंट है, ए और बी तुल्य है। समझ में आया क्या? ध्यान देना, ए में जितना एलिमेंट है बी में भी उतना ही एलिमेंट है। इसमें जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इसमें रहना जरूरी नहीं है।
बस एलिमेंट का नंबर, संख्या सेम होना चाहिए। इसमें 4 गो है तो इसमें भी 4 गो है, तो इन दोनों को बोलेंगे इक्विवेलेंट यानी तुल्य बोलेंगे। बोलो समझा? है ना? समझा? ये जैसे ही स्मॉल n लगा के लिख दे तो समझ जाना नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हो रहा है, अवयवों की संख्या की बात हो रही है। बोल एक बार समझा इसको? एक दो एग्जाम्पल और दे देते, इसको नोट कर लो। तो कर लिया नोट? क्या आइए ये देख लो, ये देख लो। मान लो एक सेट हमारे पास P है जिसमें लिखा है 1 2 5 8 9। एक दूसरा सेट हमारे पास Q है, उसमें भी लिखा है 1 2 5 8 9। ठीक है, बता इसमें कितने लोग हैं? मतलब n ऑफ P कितने हैं? सर कहोगे 5। मतलब P में 5 एलिमेंट है, मतलब 5 अवयव है। अब बोलो Q में कितने एलिमेंट है? सर कहोगे 5। तो कोई बात नहीं, इसमें जितना एलिमेंट है उतना एलिमेंट इसमें भी है। इसका मतलब कह देंगे कि P और Q इक्विवेलेंट है। इस बात पर मत ध्यान दो कि जो उसमें लिखा है वही इसमें भी लिखा है, इस बात पे मत ध्यान दो। इक्विवेलेंट यानी तुल्य को इस बात से मतलब है कि इसमें जितना लोग है उतना ही लोग इसमें है या नहीं। तो जितना लोग इसमें है अगर उतना ही लोग इसमें है तो इन दोनों को क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट कहेंगे यानी तुल्य कहेंगे। समझे प्यारे कि नहीं समझे? समझे? हाँ, एक एग्जांपल और देख लीजिए, एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट M है, उसमें एलिमेंट है कितना? बोलो 3 4 5 6 7 ऐसे करके लिख दिया गया है। और एक दूसरा है, इसमें लिख दिया गया है A B C। अब अगर हम आपसे पूछें कि बता इसमें कितने एलिमेंट है, तो आप गिनोगे 1 2 3 ऐसे गिनोगे, 1 2 3। सर इसमें 3 है, यानी स्मॉल n ऑफ m कितना है? 3 है। इसमें कितने लोग हैं? सर इसमें भी 3 है, यानी स्मॉल n ऑफ n कितने हैं? 3। तो बता जितना इसमें है उतना ही इसमें है, तो दोनों में एलिमेंट का नंबर, अवयवों की संख्या सेम है। इसका मतलब m और n इक्विवेलेंट यानी तुल्य हो गया। m और n इक्विवेलेंट यानी बाबू तुल्य हो गया। बोलो तुल्य को समझे, इक्विवेलेंट को समझे कि नहीं समझे? समझे? चलिए बहुत बढ़िया। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है, क्योंकि हम जो भी बता रहे हैं आपको वो बातें समझ में अच्छे से आ रहा है। ठीक है, चले, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? आइए मित्र नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए कितना नंबर आ जाएगा? कितना नंबर आ जाएगा? हाँ सर 4 हो गया है सर, 5 होगा सर। आइए 5 की बात कर लेते हैं। 5 सबसेट, सबसेट है ना? सबसेट ये क्या होता है? ठीक है, चलिए आइए इसको हिंदी में बोलते हैं उप समुच्च। उप समुच्च। चलिएगा ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तगड़ा है, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही तगड़ा है, मजा आएगा एकदम आपको। चलिएगा, है ना? ध्यान देना अच्छे से। इफ all elements of set A
if all elements of set A are lying in या are lying in set B, then A is called subset of B। अगर आप इंग्लिश में समझ सकते हैं तो थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए, तब तक हम हिंदी में लिख रहे हैं। यदि समुच्च A का सभी अवयव समुच्च B में हो तो A को B का उपसमुच्च कहा जाता है। चल, उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। आइए देखिए हम क्या लिखे ऊपर में समझाते हैं। देखो, एक सेट यानी समुच्च A है, दूसरा सेट यानी समुच्च B है। अगर A का सारा एलिमेंट यानी अवयव B में हो जाए, A का सारा एलिमेंट यानी अवयव B में हो जाए, तब A जो है सबसेट होगा किसका? B का, है ना। A जो है उपसमुच्च होगा, A जो है उपसमुच्च होगा किसका? B का। ध्यान दे रहे हो, अगर A का सब कुछ B में हो जाए तो A सबसेट होगा B का, A उपसमुच्च होगा B का। अब बाबू, सबसेट यानी उपसमुच्च का संकेत यानी सिंबल ये होता है। इसको गौर से देखो, ये देख रहे हो, ये सिंबल है, संकेत है सबसेट यानी उपसमुच्च का। A का सब कुछ B में हो तो A को B का सबसेट कहेंगे, A को B का उपसमुच्च कहेंगे, और सबसेट और उपसमुच्च का यह संकेत होता है। देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, देख लिया। अब आइए हम आपको इस पर उदाहरण करके दिखाते, एग्जाम्पल। क्लियर हो रहा है? हाँ सर, आइए हम आपको एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। देखिएगा, देखिए तो यहां देखिए, पहला एग्जाम्पल बोलो। एक सेट A है, इसमें लिखा है 2 4 6। एक सेट B है, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। अब थोड़ा गौर से देख के बताइए तो, क्या A का सब कुछ B में है? क्या A का सब कुछ B में है? यस सर। इसका मतलब A सबसेट यानी उपसमुच्च हुआ किसका? B का। खत्म। अगला एग्जांपल, सिर्फ ध्यान रहे ये देखना है कि A का सब कुछ B में है या नहीं, और कुछ नहीं देखना है। अगला बताइए, मान लो एक सेट M है, एक सेट M है,
इसमें A लिखा है, B लिखा है, C लिखा हुआ है, और एक दूसरा सेट N है, और उसमें भी मान लो A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है। अब अगर हम आपसे पूछे A का सब कुछ, सॉरी, M का सब कुछ N में है, M का सब कुछ N में है, तो कहोगे यस सर। इसका मतलब M जो है सबसेट है N का। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो M का सब कुछ N में है, तो M N का सबसेट हुआ। ठीक उसी प्रकार N का भी सब कुछ M में है, N का भी सब कुछ M में है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि N भी सबसेट है किसका? M का। लेकिन अगर आप इस वाले एग्जांपल में देखोगे तो A का सब कुछ B में है, मतलब A B का सबसेट है, लेकिन B का सब कुछ A में है, कहोगे नो सर। B का सब कुछ A में है, नो सर। इसका मतलब B सबसेट नहीं हुआ A का। तो कैसे करोगे? ऐसे काट दोगे। इसका मतलब B सबसेट नहीं है A का। क्यों? क्योंकि B का सब कुछ A में नहीं है, A का सब कुछ B में है, तो A B का सबसेट होगा। लेकिन यहां दोनों तरफ से सही है। M का सब कुछ N में है, तो M N का सबसेट हुआ, और N का सब कुछ M में है, इसका मतलब N भी M का सबसेट यानी उपसमुच हुआ। समझे? बोलो समझे, बोलो समझे, बोलो समझे। मित्र, यही है सबसेट की कहानी, है ना? ध्यान से देखो अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। एक एग्जाम्पल और देखोगे क्या? एक एग्जाम्पल और देख लो। अगर एक एग्जाम्पल और देखोगे तो देख लो, एक एग्जाम्पल और देख लो अच्छे से। क्या देखोगे? एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, यहां पर P ले लेते हैं, 8 4 6 8 4 6 और 7 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, पीछे से एक आवाज आ रहा होगा, एक थोड़ा आवाज ज्यादा हो गया। अरे भाई रुक जा। अच्छा ठीक है, देखे हो गया बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन। मतलब खैर चलिए, कुछ नहीं कर सकते, उनका वो काम है, हमारा ये काम है। एग्जाम्पल ले रहे थे हम लोग 8 4 6 7 और 8 4 6 7 हम बस, और यहां पर एक ले लेते हैं Q। इसमें ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब एक बात गौर करके देखिए तो P का सब कुछ Q में है क्या? P का सब कुछ Q में है क्या? कहोगे नो सर। इसका मतलब P सबसेट नहीं हुआ Q का। फिर देखो तो Q का सब कुछ P में है क्या? Q का सब कुछ P में है क्या? कहोगे नहीं सर। इसका मतलब Q भी सबसेट नहीं हुआ P का। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि सबसेट क्या होता है ना? बीच में एक छोटा सा मित्र आवाज आया होगा आपको, एक मतलब उनका काम है मित्र, वो पेपर वाले थे, वो जो पेपर लेने आते हैं, तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा आप इन बात का बुरा नहीं मानिएगा, है ना? और एक छोटा सा एडिट क्यों मारना बिना मतलब का? वीडियो अजीब लगता अगर एडिट लग जाता है, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि उसमें एडिट लगे।
तो छोटा छोटा अगर आवाज आ गया तो उसको हमको माफ कर दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा कि सबसेट किसको कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, सबसेट खत्म नहीं हुआ, लेकिन आज का वीडियो खत्म होगा, है ना। सबसेट में अभी बहुत चीज बाकी है। सबसेट कैसे बनाते हैं, सबसेट का कितना नंबर होता है, ये सब जानेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ आज आपको सबसेट तक का डेफिनेशन बताए हैं क्या होता है, ठीक है। तो बस अगर आप लोगों का प्रेम रहा तो इसी तरीके से और भी चीजों को और भी हम अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे आपके लिए लाने का, है ना। और उम्मीद करते हैं मित्र आपको हमारा चैनल आपके लिए मददगार हो रहा होगा। मतलब आप जिस चीज के लिए इस चैनल पे आए हैं वो आपके काम के लिए है। अगर है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो कीजिएगा मित्र, क्योंकि हेल्प तो आपका जरूरी है हमें, और करना ही भी पड़ेगा आपको, करिएगा प्लीज। और अच्छा लगे तब, रिक्वेस्ट इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तब कर दीजिएगा, ओके। हाँ, गलत तो काम कोई कर नहीं रहे, ओके। और जो थोड़ा मोड़ा जो बीच बीच में अगर कोई वॉइस आ जाए जो आपके काम का ना हो, तो उसको एक फनी आवाज की तरह सुन के आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से, यहीं से कहानी शुरू करेंगे अगली वीडियो में। और आज की सभा को यहीं पे करेंगे खत्म, और यही कहेंगे कि मित्र पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।